मेरे पापा हमेशा कहते थे कि जब भी किसी से लड़ाई करो तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्या हमारे पास इतनी ताकत है कि हम उससे लड़ सकते हैं। उसके बाद ये देखो कि अगर मामला बढ़ा तो क्या इतना पैसा है कि हम उसमें लगा सकते हैं। कभी ये सोचकर किसी से लड़ाई मत करो कि एक कॉल पर मेरा दोस्त आ जाएगा और मुझे बचा लेगा, जरूरत पड़ने पर पैसे भी दे देगा। अब असल दुनिया में साहब इजराइल के साथ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। असल में इजराइल को लगता था कि ईरान और अमेरिका तो वैसे ही दुश्मन है, ऊपर से जैसे ही हम ईरान से लड़ेंगे तो अमेरिका खुश हो जाएगा और डे 1 से हमारा साथ देगा। लेकिन शायद अब ये गलती इजराइल को भारी पड़ती नजर आ रही है और अब नौबत ये आ गई है कि अगर ये लड़ाई और ज्यादा दिन चली तो इजराइल की हालत हाथ में कटोरा लेकर बाजार में खड़े होने वाले भिखारी की तरह हो सकती है, क्योंकि जो जंग इजराइल लड़ रहा है उसमें करीब 6000 करोड़ रोजाना खर्च हो रहा है। जी हाँ, 6000 करोड़। बात हजम नहीं हो रही ना? रुको जरा शुरू से शुरू करते हैं। 13 जून 2025 की सुबह इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के अलग अलग शहरों में 300 से ज्यादा बम गिराए। एक ही झटके में ईरान की सबसे ताकतवर सेना IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी समेत 20 टॉप मिलिट्री कमांडर और 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए। अगले ही दिन ईरान ने पलटवार किया और एक दिन में 100 मिसाइलें दागी। क्लस्टर बम और सेजल जैसी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब तक की इस जंग में करीब 900 इजरायली घायल हुए हैं और अब तक 24 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। 14 जून को ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 100 ड्रोन और 100 मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने अलग स्ट्रेटेजी अपनाते हुए पहले सस्ती मिसाइलें और ड्रोन दागे। इससे इजराइल के आयरन डोम पर दबाव पड़ा, क्योंकि ये एक बार में मिलोटेड मिसाइलें ही रोक सकता है। जब इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हुआ तो ईरान ने नई तकनीकी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिससे इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और बेरशेबा समेत कई शहरों में भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा साहब 19 जून को ईरान ने 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसमें एक क्लस्टर बम वाली मिसाइल थी। ये बम मिसाइल के कंटेनर में बंद होते हैं। लॉन्च के बाद कंटेनर हवा में खुलता है और इससे छोटे छोटे बम निकलकर एक साथ कई टारगेट पर हिट करते हैं। छोटे बमों को जमीन पर गिरने पर या फिर कुछ समय बाद फटने के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी ये बम हवा में भी फट सकते हैं और जमीन पर गिरने के कुछ देर या कुछ सालों बाद भी फट सकते हैं। ईरान के लगातार हमलों में 21 जून तक इजराइल के 24 लोग मारे गए और 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके अलावा ईरान ने इजराइल के 3 F-35 फाइटर जेट गिराने का भी दावा किया है। इजराइल की स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, अस्पताल, मोसाद हेडक्वार्टर और रिहायशी इमारतों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर इजराइल की दिक्कत सिर्फ एक नहीं है। जब कोई भी जंग होती है साहब तो उसमें पैसा भी खर्च होता है और यहाँ पर भी दोनों देशों का पैसा खर्च हो रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर मैंने आपको दोनों देशों की मिसाइलें गिना दी हैं, उससे आप खुद भी एक अंदाजा इतना लगा सकते हो कि कितना पैसा लग रहा है। बल्कि ईरान और इजराइल के बीच ये जंग अब सिर्फ मिलिट्री वाली नहीं बची है, अब ये इकोनॉमिक वॉर में बदलती जा रही है। एक्स इजरायली डिफेंस एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल रीम एमिनाक के मुताबिक इस जंग में इजराइल को रोजाना $725 मिलियन यानी करीब 6000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसमें सिर्फ मिसाइल, जेट फ्यूल, बमबारी और सैनिक तैनाती जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी शामिल हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान और प्रोडक्टिविटी में गिरावट को भी जोड़ा जाए तो असल खर्च इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। 13 जून को ईरान पर अटैक के बाद पहले 2 दिन में इजराइल का खर्च $1.45 अरब यानी करीब 12,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इसमें से करीब 5000 करोड़ रुपए बमबारी, जेट ईंधन और बाकी डिफेंस ऑपरेशंस में खर्च किए गए। इजराइल का सबसे बड़ा खर्च ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम पर हो रहा है। इजराइल हर रात $285 मिलियन यानी करीब 2375 करोड़ रुपए सिर्फ इंटरसेप्शन पर खर्च कर रहा है। आलम यह है साहब कि इजरायली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 4.3% से घटाकर 3.6% कर दिया है, क्योंकि इजराइल का डिफेंस बजट पहले ही गाजा युद्ध में काफी खर्च हो चुका है। ऊपर से अब ये ईरान और आ गया है। 2025 में पहले से तय बजट घाटे की मिलित 4.9% से बढ़ सकता है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2025 के लिए जो बजट घाटे की लिमिट तय की थी वो जीडीपी का 4.9% यानी कि लगभग $27.6 अरब था, लेकिन ये अनुमान ईरान के साथ नई जंग शुरू होने से पहले का था। ऐसे में अब इजराइल का बजट घाटा और भी बढ़ सकता है। पर इन सब के बीच अमेरिका कहाँ गया? वो तो वो वाला दोस्त था ना जो जरूरत पड़ने पर पैसे भी देने वाला था। ऊपर से G7 वाले देश कहाँ गए? यूरोप कहाँ गया? क्योंकि पिछले जंग में इजराइल का साथ अमेरिका यूरोप ने ही दिया था।
तो इस बार क्या हुआ? क्या इजराइल को धोखा दे दिया गया? अमेरिका वाले अटैक पर भी आऊंगा, पर पहले थोड़ा पीछे चलते हैं वक्त में। 2006 में जब इजराइल ने हिजबुल्लाह और 2014 में हमास के खिलाफ जंग लड़ी थी तो अमेरिका और यूरोप ने हर तरह से मदद की। अमेरिका ने इजराइल को मिलिट्री हेल्प, खुफिया इंफॉर्मेशन और डिप्लोमेटिक सपोर्ट, ये सब कुछ दिया था। इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास पर प्रेसिजन गाइडेड बम भी दागे जो अमेरिका ने दिए। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ प्रस्तावों को वीटो भी कर दिया था। 1950 से 2022 तक इजराइल ने अमेरिका से $35 बिलियन के हथियार खरीदे, जो सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया। ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों ने भी इजराइल को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया और 2023 में जब इजराइल ने गाजा में हमास के साथ जंग शुरू की तो अमेरिका सबसे बड़ा सपोर्टर देश बना। अमेरिकी हथियारों के दम पर ही इजराइल ने हमास को गाजा से उखाड़ दिया। अमेरिका ने इजराइल को करीब $30 बिलियन यानी करीब 2.59 लाख करोड़ रुपए दिए, जिसमें मिलिट्री एड भी शामिल थे। अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद, टैंक्स और सैनिक भी दिए। जबकि साहब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों ने भी इजराइल को हथियारों की खेप भेजी, लेकिन ये मदद अमेरिका के मुकाबले बहुत कम थी। हालांकि यूरोपीय देशों का इजराइल को भरपूर सपोर्ट था। 20 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू जर्सी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इजराइल इस जंग में फिलहाल आगे है, इसलिए इस समय युद्ध रोकने की बात कहना मुश्किल है। ट्रंप ने आगे कहा, जब कोई युद्ध जीत रहा होता है तो उसे रोकना मुश्किल होता है। उन्होंने माना कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन जल्द कोई समाधान निकलने की उम्मीद नहीं है। अमेरिका ये तय करने में थोड़ा समय लेगा कि वो इजराइल की सीधी मदद करेगा या नहीं। 22 जून की सुबह ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी विमानों ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। इसी के साथ अमेरिका भी सीधे जंग में कूद पड़ा, लेकिन इसमें इजराइल का नुकसान कोई कम नहीं किया जा रहा है। बीते 8 दिनों में ईरान में 657 लोगों की मौतें हुई हैं और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जबकि इजराइल में 24 लोग मारे गए हैं और 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भले इजराइल में ईरान जितने बुरे हालात नहीं है साहब, लेकिन इजराइल इकोनॉमी के मामले में ईरान से बहुत छोटा देश है। 21 जून को ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स न्यूज ने दावा किया कि इजराइल ने सुबह ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। आईडीएफ के प्रवक्ता ईफी डफरिन ने बताया कि इस्फहान में परमाणु साइट पर ये दूसरी बार हमला किया गया है। इस बार न्यूक्लियर साइट के एक सेंट्रीफ्यूज पर बमबारी की गई। इजराइल इससे पहले भी कई बार ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बना चुका है। इजराइल ने 19 जून को ईरान को अराक और खोंडब न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया था। टाइम्स ऑफ इजराइल को सेना ने बताया कि जंग की शुरुआत से अब तक 470 से ज्यादा ड्रोन यानी लगभग 99% ड्रोन को मार गिराया गया। 20 जून की रात को भी ईरान ने 40 ड्रोन हमले किए। इजरायली एयरफोर्स ने सभी 40 ड्रोन को मार गिराया। लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी दिक्कत अब हथियार नहीं है, बल्कि इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम रखने वाले इजराइल की शील्ड टूटने के कगार पर है। बीते एक हफ्ते में ईरान ने 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिनमें से 360 को इजरायली सिस्टम में रोका, लेकिन 40 मिसाइलें शहरों में आकर गिरी। इजरायली सैन्य अधिकारियों का अंदाजा है साहब कि अगर ईरान हमले की मौजूदगी रफ्तार बनाए रखता है तो महज 12 दिनों में इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो सकती हैं। इजराइल के ब्रिगेडियर जनरल रान कोचव ने भी कहा है कि ये चावल के दाने नहीं है, ये भी मिसाइल है, खत्म हो सकते हैं। अब ऐसे में इजराइल के पास जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि इस जंग का वो खर्च कैसे उठाएगा, क्योंकि ईरान तो कहीं से कहीं तक जंग रोकने के मूड में लग नहीं रहा है। ऊपर से अब रूस और चीन के बयानों ने भी नेतन्याहू और ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी। दरअसल 20 जून को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में एक इंटरनेशनल समिट में कहा, रूस ने कभी ईरान का साथ छोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो ईरान और इजराइल के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। पुतिन के इस बयान से साफ जाहिर है साहब कि अब तक रूस ने मध्यस्थता का रुख अपनाया है। वो इजराइल के हमले का विरोध तो कर रहा है, लेकिन ईरान का खुलकर साथ नहीं दे रहा है। 13 जून को पुतिन ने इजराइल और ईरान के साथ फोन पर बातचीत की थी और जंग खत्म करने की बात कही। हालांकि 19 जून को रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा, हम खास तौर पर अमेरिका को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो इस मामले में कोई दखल ना दे। ऐसा करना बहुत खतरनाक कदम होगा, जिसके नुकसानदेह नतीजे हो सकते हैं। वहीं चीन का कहना है कि वो ईरान के साथ खड़ा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, इजराइल का ईरान पर हमला करना गलत है। दोनों देशों के नेताओं को राजनीतिक तरीके से ये विवाद सुलझाना चाहिए। इजराइल को फौरन हमले बंद करने चाहिए ताकि हालात और ना बिगड़े और जंग बाकी जगह में ना फैले। अब रूस और चीन के इन स्टेटमेंट से इजराइल ग्लोबल स्टेज पर अलग थलग पड़ गया है, लेकिन वो ना तो कमजोर हुआ है और ना ही डरा हुआ है। जब तक रूस और चीन ईरान के लिए जंग के मैदान में नहीं उतरते, तब तक इजराइल और अमेरिका के लिए कोई मुश्किलें नहीं बढ़ी हैं।
हालांकि रूस और चीन दुनिया की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी ताकतें हैं। अगर ये दोनों देश ईरान को मिलिट्री सपोर्ट देते हैं तो इजराइल और अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जब ये दोनों देश मिलिट्री सपोर्ट देकर ईरान के साथ खड़े होंगे तो अमेरिका और इजराइल से टकराव बढ़ जाएगा। अमेरिका भी खुले तौर पर इजराइल के साथ खड़ा होगा। ऐसे में हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, क्योंकि ये फिर कुछ और नहीं बल्कि तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ईरान पर हमला करके इजराइल पूरी तरह फंस गया है। दो बातें उसे बढ़त दिलाएंगी, पहली एडवांस मिलिट्री और दूसरी अमेरिकी सपोर्ट। हालांकि ईरान के तीव्र पलटवार ने उसे मिलिट्री, इकोनॉमी और डिप्लोमेटिक चुनौतियों के सामने ला खड़ा किया है, क्योंकि इजराइल भले ही खूब चिल्ला कर ये कह रहा है कि उसने ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकने के लिए हमला किया, लेकिन दुनिया की नजर में इजराइल के हमले को गलत माना जा रहा है। शुरुआती बढ़त के बावजूद इजराइल के लिए गंभीर जोखिम हो सकते हैं। अब अंजाम इस बात से तय होगा साहब कि ये जंग कितनी लंबी खिंचती है और इसमें कौन से देश शामिल होते हैं। फिलहाल इजराइल की हालत ये है कि अब उसे अमेरिका के आगे फाइनेंशियल एड के लिए हाथ फैलाने पड़ सकते हैं अगर ये जंग ज्यादा लंबी चली तो। बाकी इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं।